वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज मैं आपके लिए अपना वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये मेरी वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले जो मैंने जजमेंट डिस्कस की थी वो थी री बेरवरी केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है? क्यों आपको जब भी आपने सुना होगा, हर बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुनते होंगे आप, क्यों आपको बार बार सुनने में आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं हो सकते? क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर और क्यों इस जजमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का माइलस्टोन कहा जाता है? इसका कारण ये है कि जब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आ गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ which relates to आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस जजमेंट के आने के बाद पार्लियामेंट और जुडिशरी में एक बैटल स्टार्ट हो गई थी। बैटल क्या थी? हु इज सुप्रीम, वेदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम और जुडिशरी सुप्रीम। इसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने पास की 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अमेंडमेंट एक्ट 1971 आने के बाद 25th अमेंडमेंट भी हुई और 29th अमेंडमेंट भी हुई। ये सारी अमेंडमेंट्स चैलेंज हुई केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में हुआ क्या, जो केशवानंद भारती हैं, ये पिटिशनर है इस केस में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की और इनको कन्विंस किया। इस केस के जो हीरो हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, नानी पालकीवाला, उन्होंने जो केरला में एक मठ के महंत थे, उनको नानी पालकीवाला जी ने कन्विंस किया इस केस को फाइल करने के लिए। इस केस को फाइल करने के बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट 25 और 29, ये तीनों अमेंडमेंट चैलेंज हो गई इस जजमेंट में। अब ये 24th अमेंडमेंट क्यों आई? इसका कारण यही था कि जो क्लैश चल रहा था जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में सुप्रीमेसी का, इस कारण से ये जजमेंट आई। हुआ क्या, जो आर्टिकल 31C में पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को भी डेलीगेट कर दी, जिसके अंडर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो पिटिशनर है केशवानंद भारती, उनकी लैंड भी एक्वायर हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये रिट पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी अपहेल्ड की कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया और हमें बताया कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो अमेंड नहीं हो सकते। ये जजमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा वन मैन गवर्नमेंट का जो सिस्टम जो होने वाला था उसको भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर ये जजमेंट ना आती तो शायद हम डिक्टेटरशिप रूल में आ जाते, क्योंकि इस पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट से पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर आ गई थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया था, जिसके कारण देयर इज फियर ऑफ डिक्टेटरशिप। और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने जुडिशरी को पूरी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। इसका एग्जाम्पल फाली एस नारिमन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं उनकी बुक में मिलता है। उनकी बुक का नाम है गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये बुक लिखी है श्री फाली एस नारिमन जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है कि कैसे ये जजमेंट पास होने के बाद श्री A.N. रे जो 4th नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे उनको बाकी जजेस को इग्नोर करके उनको सीधा ही डायरेक्ट गवर्नमेंट ने CJI अपॉइंट कर दिया था। और उन्होंने इस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए केशवानंद भारती जजमेंट को रिव्यू करने के लिए एक स्पेशल बेंच भी एस्टैब्लिश कर दिया था। बट थैंक्स टू सीनियर एडवोकेट श्री नानी पालकीवाला जिन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी आर्गूमेंट से इस जजमेंट को ओवर रूल नहीं होने दिया। सो फ्रेंड्स, ये जजमेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इस जजमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जजमेंट डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट क्या थी, फिर 20th अमेंडमेंट क्या थी और 29th अमेंडमेंट क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 24th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 13(4) और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 वाज एडेड। आर्टिकल 13(4) ये कहता है कि जो भी आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट होती है उसको आर्टिकल 13 में जो भी प्रोविज़न है वो इफेक्ट नहीं करता। इसी के साथ आर्टिकल 368(3) में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि जो भी आर्टिकल 368 के द्वारा जो भी अमेंडमेंट होती है उसे आर्टिकल 13 इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा मार्जिनल नोट में जो 368 का मार्जिनल नोट है उसमें अर्लियर द वर्ड प्रोसीजर में वाज मेंशन्ड, उसमें जो वर्ड अर्लियर प्रोसीजर टू अमेंड वाज मेंशन्ड, नाउ पावर एंड प्रोसीजर वाज मेंशन्ड। इट मीन्स
पार्लियामेंट ने अपने आप को फुल पावर दे दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की। अब पार्लियामेंट कोई मर्जी फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकती है। ईच एंड एवरी प्रोविजन पार्लियामेंट कैन अमेंड, इवन बेसिक स्ट्रक्चर भी। दैट इज 24th अमेंडमेंट। नाउ व्हाट इज 25th अमेंडमेंट? फिफ्थ अमेंडमेंट में आर्टिकल 31C गोट एडेड। आर्टिकल 31C में ये ऐड किया गया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है आर्टिकल 39B एंड C के रिगार्डिंग, तो आर्टिकल 13 और फंडामेंटल राइट्स का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, which was especially done to overcome the judgment of William Golaknath versus State of Punjab. Thereafter, 29th Amendment. इसमें क्या हुआ, 9th शेड्यूल में अगर कोई भी 9th शेड्यूल में अगर कोई भी एक्ट ऐड हो गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नो जुडिशियल रिव्यू। It will be outside the judicial review of Honorable Supreme Court as well as Honorable High Court. और Honorable Supreme Court ने अपहेल्ड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। सो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली हेल्ड कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं हो सकते। इसके अलावा ईच एंड एवरी प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल भी दिए भी क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इट मे बी डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। So what are the basic structure? First basic structure is supremacy of constitution. First basic structure is supremacy of constitution. It means neither parliament is supreme, neither judiciary is supreme. Only constitution is supreme. Second basic structure is free and fair election. Free and fair election. Basic structure is democracy. Democracy means rule of people. Fourth is sovereignty. Fifth is unity and integrity of nation. Unity and integrity of nation.
Sixth is rule of law. Seventh is secularism. Eighth is separation of power. Ninth is independence of judiciary. Tenth is republic form of government. So these are the basic structures, and that this list of basic structure is not exhaustive. Even there may be more basic structures which depend upon according to circumstance. For example, in Minerva Mill case, judicial review is also upheld as basic structure. So friends, this is the judgment Keshwanand Bharti versus State of Kerala. In that judgment, theory of basic structure is established by the Honorable Supreme Court, which is foundation stone of our constitution.